नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी बिहार आर्ट्स बोर्ड के टॉपर कैलाश कुमार ने हासिल किए हैं 500 में 463 मार्क्स और उनका जो परसेंटेज है वो 92% है। और आपको बता दें उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स जो कैलाश ने हासिल किए हैं वो हिस्ट्री में है। हिस्ट्री में उनके 99% नंबर आए हैं। और कैलाश की भी कहानी काफ़ी कुछ, जो साइंस स्ट्रीम की टॉपर हैं सोनाली से मिलती जुलती हैं। परिवार में काफ़ी आर्थिक दिक्कतें थी, लेकिन गरीबी या परेशानी कैलाश का रास्ता नहीं रोक पाए और उन्होंने बिहार बोर्ड टॉप किया है। और मेरे साथ आपको बता दें बिहार के सुपौल जिले से जुड़ रहे हैं कैलाश, जो अपनी कहानी बताएंगे। और एक अच्छी दिलचस्प बात यह है कि ये भी जो कैलाश कुमार है ये भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय के स्टूडेंट है। इस बार सिमुलतला विद्यालय के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी टॉप मैट्रिक बोर्ड के भी जो 2 टॉपर है वो भी उसी विद्यालय से हैं। और इंटरमीडिएट के 12th क्लास के टॉपर जो कैलाश है वो भी उसी आवासीय विद्यालय से आते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुपौल से कैलाश तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बताओ कि 12th पास करने के बाद, बोर्ड टॉप करने के बाद अब कैसी जिंदगी चल रही है, क्या परिवर्तन आया है? जैसे इससे पहले मैं साधारण लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब मैं जब बोर्ड में प्रथम रैंक प्राप्त किया हूँ तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि मैं अपने जीवन को और इससे जितना सोचा था और उससे अपने जीवन को और अधिक टैक्स बनाना चाहता हूँ और अधिक उस स्मार्ट बनाना चाहता हूँ, इजी बनाना चाहता हूँ। पहले सोचा था कि सिर्फ छोटा मोटा जॉब कर लेंगे, बीपीएससी निकालेंगे या बिहार पुलिस या इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। जब मैं पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने बिहार बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया उसी तरह हमारे देश जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होती है यूपीएससी, उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त करूं। कैलाश, बहुत अच्छी बात है कि अब इस कामयाबी से आपके हौसले बुलंद हैं और आप आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी आप क्लियर करना चाहते हैं। ज़रूर यकीनन आप उसमें भी क्लियर करेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से बिहार बोर्ड टॉप किया। आप ये बताइए, तमाम जो देश भर के स्टूडेंट्स हैं आपको सुन रहे हैं और हमने आपकी कहानी भी पढ़ी है, किस तरह की आर्थिक आपके यहाँ परिवार में दिक्कतें रही हैं, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और बिहार बोर्ड टॉप किया और आर्ट साइड में टॉप किया। सबसे पहले बताओ कि परिवार में किस तरह की दिक्कत थी, परिवार के बारे में बताइए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और पढ़ाई में किस तरह की परेशानियां आई हैं आपको? पहली बात तो मैं बहुत ही पिछड़े जिले से बिलोंग करता हूँ, जिस जिले का नाम है सुपौल। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से नहीं चलती है। यहाँ पे ना तो अच्छे कोचिंग की व्यवस्था है, ना अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की बुक मिल पाती है। ये पहला कठिनाई है मेरे पढ़ाई में। दूसरा कठिनाई मेरी इकोनॉमिक कंडीशन। मेरी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है। इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छा होता तो और मैं इससे भी मैं अच्छा कर पाता, तब मैं सीबीएसई में तो एग्जाम में टॉप था। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन खराब रहने के कारण भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैंने सोचा कोई भी बोर्ड हो लेकिन बोर्ड में टॉप तो करूंगा। उसी तरह मैंने बिहार बोर्ड में दाखिला लेकर बिहार घर पर ही रहकर और अपने सिमुलतला आवासीय विद्यालय में ही रहकर मैंने पूरे बिहार में प्रथम रैंक प्राप्त किया। इससे मुझे बहुत ही खुशी ओके। अच्छा कैलाश, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पहले पेट्रोल पंप पे एक कर्मी थे, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब रहने के कारण और अधिक उम्र हो जाने के कारण अब वह घर में ही रहते हैं और खेत में काम करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं और उन्हीं को बेचकर हमें पढ़ाते लिखाते हैं। जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मेरे पिताजी अगर मेरे लिए इतने एजेड होने के बाद भी और इतने अस्वस्थ होने के बाद भी हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो हमें भी उनके शान को बढ़ाने के लिए, उनके मेहनत को एक रूप देने के लिए, उनके मेहनत को एक नाम देने के लिए उनका नाम करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें मिडिल में एक बड़ी बहन है और एक छोटा है और मैं बीच में हूँ।
अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आपके पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और पहले वो पेट्रोल पंप में काम करते थे, अब वो घर पे ही रहते, थोड़ी बहुत खेती कर यस लेते हैं। मैम। तो आप ये बताइए पढ़ाई के दौरान, चूंकि आपने देखा कि पिछला एक साल बहुत खराब गया है और बच्चों को स्कूल में भी पढ़ने का जाने का मौका नहीं मिला, तो आपने कैसे पढ़ाई की? लॉकडाउन के दौरान आपने कैसे पढ़ाई की? मैं सब प्रथम इसका श्रेय तो मैं अपने सिमुलतला विद्यालय को देना चाहता हूँ, जो लॉकडाउन के होते हुए भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमें पढ़ाते रहे और पढ़ाए नहीं, हमें सभी प्रौद्योगिकी या अन्य तरह की एक्टिविटी के साथ भी जोड़ कर रखे, चाहे वह कोई भी प्रतियोगिता हो। चाहे हमारे स्कूल में ये सिर्फ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मैथमेटिक्स को ही जगह नहीं दिया जाता, बल्कि वो हमारे विद्यालय में साहित्य को भी एक बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। प्रत्येक कवि या अन्य के जन्मदिन पर वहाँ पे प्रतियोगिताएं आयोजित होती है या अन्य प्रोग्राम जाता है, जिसमें हमें बेहतर करने का मौका मिलता है। और इसी तरह हम हमारे स्कूल में एक हिंदी विभाग के एक परिषद भी है, जिनका नाम है महाकवि 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 सिंह परिषद, जो हिंदी में तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराती है, जिससे कि हमारी राष्ट्रभाषा मजबूत हो सके और हम राष्ट्रभाषा को अच्छी तरह से बिल्कुल। अच्छा कैलाश, आप सुपौल जिले के किस गांव के रहने वाले हैं? उस गांव का नाम बताइए और वहां पे किस तरह की सुविधाएं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो क्या वहां पे आवागमन की क्या सुविधाएं, बिजली पानी की क्या सुविधाएं हैं और इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं? अपने गांव के बारे में बताइए। हमारा गांव मैम, हमारे गांव को पिछड़ा माना जाता है सुपौल जिला में, और यहाँ पे लगभग 5 साल इंटरनेट की। गांव का नाम अथलका वैली है, जो पोस्ट चिमरिया है और थाना पिछड़ा इलाका का आता है, क्योंकि नेट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिससे कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई में भी कभी कभी बाधाएं होती थी, और हमारे यहाँ रोड की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस तरह अन्य सुविधाएं भी, जैसे कि पढ़ाई का कोई भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे अन्य चीज हो, चाहे कोचिंग हो या अन्य कोई सरकारी स्कूल हो, मतलब कि पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है, जिससे कि हम लोग के जैसे विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा ये बताओ कैलाश, जैसे लॉकडाउन जब लग गया था तो जैसे आपने कहा कि आपके गांव में इंटरनेट की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, क्लास बहुत दिन ऐसा हो गया कि आप नहीं अटेंड कर पाते थे या बुक्स नहीं थी, तो वो जो लॉकडाउन का पीरियड है आपने टॉप किया, देखिए बहुत बड़ी बात है पूरे राज्य में अव्वल आना। तो वो क्या क्या मुश्किलें थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे, और क्या तब आपको लग रहा था कि मैं पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा और मेरा रिजल्ट कैसा होगा? तो वो पीरियड कैसा था? बहुत चिंता हो रही थी? क्या परेशानियां आ रही थी? जैसे मैम ऑनलाइन क्लास तो नहीं हो पाती थी, लेकिन वहाँ के टीचर बहुत ही हमारे रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए सजग रहते थे। हम उससे चैट करके पढ़ लेते थे या उससे स्टडी मटेरियल मान के पढ़ लेते थे, उसमें नेट काम कर जाता था। लेकिन ऑनलाइन क्लास में बाधाएं होती थी तो हमको कभी कभी मौका पूर्ण करते थे, और वह बहुत ही अच्छी तरह से बताया करते थे। ये नहीं कि क्लास का ने ज्वाइन किया, क्लास छूट गया तो हो गया, वह उनको नहीं मानते थे कि उनका टाइम लग रहा है, उनका अपना टाइम लग रहा है। वह हमेशा अपना टाइम जो उनका टाइम था, मतलब का या अन्य का बांट लेते थे, और उन्हीं के कृपा के कारण आज हम पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। अच्छा इसमें कैलाश, चूंकि इसमें सिमुलतला जो आवासीय विद्यालय है उसके तमाम बच्चे टॉप किया, मतलब 10th में की 2 टॉपर भी वहीं किए हैं और 12th में आप भी टॉप किए। अब इस समय पूरे बिहार में, ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की चर्चा हो रही है। और जैसे कि आपने कहा कि ना केवल ऑनलाइन, बच्चे अगर ऑनलाइन नहीं क्लास अटेंड कर पाते थे क्योंकि किसी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो आपकी, जैसे आपने कहा कि आपके अपने टीचर से फोन पे बात कर पाते थे, मतलब क्लास होने के बाद भी, या उनसे चैट कर पाते थे, उनसे डिस्कस कर पाते थे। तो ये बताओ, जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर कैसे एडमिशन मिलता है और कब से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? किस कक्षा से पढ़ रहे हैं यहाँ पर?
मैम वैसे यहाँ पे 6 क्लास में एडमिशन होता है, लेकिन एक बैच खाली हो जाने के कारण जो पहली बार 9th क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म निकला था, तो इस विद्यालय में प्रवेश करने के लिए हमें 4 तरह की परीक्षाएं देनी होती है, जिसमें पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेन, इंटरव्यू, और लास्ट में छोटा सा मतलब वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट सभी होता है, आधार कार्ड या अन्य कोई चीज, अकाउंट नंबर या हमारे प्रीलिम्स की एडमिट कार्ड, मेंस का एडमिट कार्ड या और फादर्स का इनकम सर्टिफिकेट। क्योंकि यह एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे कोई भी मेधावी छात्र जो पढ़ने में बहुत ही तेज और बहुत ही शार्प माइंड का, वह शून्य पैसे पर पढ़ सकता है। इसलिए मेरा यह एक आदर्श विद्यालय है। इन विद्यालयों को मैं अपने जीवन में एक स्वर्ग, अभी मैं समझता हूँ कि अभी मुझे एक स्वर्ग मिल गया है जहाँ से मेरा जीवन सफल हो गया। बिल्कुल। अब कैलाश, मैं आपके सब्जेक्ट्स पे बात करना चाहूंगी। सबसे जो आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो हिस्ट्री में आपने 99% मार्क्स। तो आप बताओ कि हिस्ट्री आपने कैसे पढ़ी? जो आपके बोर्ड की बुक थी वही पढ़ी या आपने कोई एक्स्ट्रा बुक ली? नहीं मैम, हम पूरी तरह से हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पे आधारित सभी प्रश्नों को और उनके कंटेंट को पढ़ते थे। हिस्ट्री को एक बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री एक कहानी है। वहाँ के टीचर हैं हिस्ट्री के अश्विनी मिश्रा सर, वह हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते थे। वह हिस्ट्री को बहुत ही सिंपल भाषा में बताते थे और वह तरह तरह से हमें पढ़ाते थे और कुछ ट्रिक्स बताते थे और नोट्स बनाने के ट्रिक्स बताते थे। और सब रहा कि हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी, वहाँ के विद्यार्थी बहुत ही मेहनती होते हैं और उसी तरह से मैं भी मानता हूँ कि मैं हिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया था। मैंने सभी बुक को, लगभग एनसीईआरटी बुक को 2-3 बार पढ़ लिया था। उनके बाद उनके प्रश्नों उत्तर को अपने कॉपी में बनाया था। उनके बाद बोर्ड में एग्जाम देने से पहले हर एक बार उनको देख लिया करते थे। उनके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट को बनाए थे और लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर को प्रिपेयर किए थे। इन सभी प्रोसेस के बाद मैम हमारा हिस्ट्री में 99 मार्क आया। उसी तरह अन्य सब्जेक्ट में भी प्रिपरेशन किए, लेकिन मार्क्स बोर्ड के द्वारा काट लिया गया, नहीं तो मेरा अभी 485 90 रहता। तमाम बिहार के बच्चे और देश भर के बच्चे आपको सुन रहे हैं। हिस्ट्री के लिए जैसे आप बताओ, आपने 99% नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। तो आपने जो हिस्ट्री की कॉपी है वो कैसे लिखी थी? मतलब जो क्वेश्चन के आंसर, डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर आए तो आपने टू दी पॉइंट लिखा। आप तमाम बच्चे अगर आपसे जानना चाहते हैं कि कैलाश ने हिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखी, आपने सवालों के जवाब कैसे दिए, तो कुछ 2-3 टिप्स बताइए कि कैसे सवाल लिखने चाहिए ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर ना काट पाए। मैम बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। जैसे कि पहली बात हो कि हमारी हैंडराइटिंग मैम बहुत ही अच्छी थी इंग्लिश में। दूसरा था कि हम मैम पॉइंट पे सिर्फ डिस्कस करते थे, ये नहीं कि पॉइंट से हटकर कॉपी को भरने के लिए 4 पेज 6 पेज लिख दे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि मैम प्रत्येक प्रश्नों को लिखने के बाद पेंसिल से डबल लाइन कर देते थे, जिससे कि हम लिखते थे आंसर को तो हमको लगता था कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, इन पे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा और हमें एग्जाम हॉल में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता था कि हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। और चौथा पॉइंट हुआ कि हम स्केचिंग के थे मैम। जैसे कि हिस्ट्री में 3 पीरियड होता है, हिस्ट्री को 3 कालखंड में बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम इसको स्केच के द्वारा बांट देते थे 3 भाग में, उसके बाद इसका टाइम पीरियड लिख देते थे। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन को भी हम स्केचिंग के माध्यम से लिखे थे, जिससे कि लगता था कि ये कॉपी नहीं, यह एक बुक है और बुक को कौन गलत कर सकता है, जिसमें हमें फुल मार्क्स मिल गया। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, ये जो आपने इसे हिस्ट्री दी, आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा कि हिंदी मीडियम से? मैम वह विद्यालय है जहाँ पे पढ़ाया जाता है इंग्लिश हिंदी दोनों में, चॉइस रहता है। हम जैसे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रहता है हिंदी में, लेकिन हम लोग उनको मैम इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपने हिस्ट्री को इंग्लिश में लिखा था? यस मैम। ओके। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट और बताइए, और किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? और सब्जेक्ट ज्योग्राफी मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें मैम 96 आया। अच्छा, हिंदी में 92 आया। अब आप ज्योग्राफी के बारे में बताइए, ज्योग्राफी कैसे पढ़ा? क्या वहां पर भी आपने एक चैप्टर को कितने बार पढ़ा आपने?
उनके चैप्टर को तो ज्योग्राफी को मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए उनके चैप्टर को मैम हम लगभग 10 या 15 बार पढ़े थे। उनके बाद वहाँ के टीचर हमें रिवाइज करवाए थे और वहाँ के टीचर हमें लॉन्ग आंसर को कैसे किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से स्केचिंग के जरिए क्वेश्चन को दर्शा कर लिखना है, वह अच्छी तरह से बताते थे। जैसे लॉकडाउन में तो नहीं बता पाए थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगभग खत्म होने वाला था और स्कूल खुल गई थी लगभग 1 महीने के लिए, तो उसमें अच्छी तरह से हमें प्रिपेयर कर दिए थे कि किस तरह से क्वेश्चन का जवाब देना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, उनके बाद स्केचिंग करना है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में स्केचिंग को हम एक प्रमुख स्थान दिए और एक हैंड राइटिंग को भी एक अच्छा स्थान दिए और अंदर के हर एक प्रश्नों में ये प्रश्न लिखने के बाद दो लाइन खींच देते थे। ज्योग्राफी में एक चैप्टर को 10-10 बार पढ़ा? यस मैम। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट क्या थे आपके? और सब्जेक्ट के मार्क्स बताइए मुझे। और मैम इंग्लिश में 89 आया है। 89? अच्छा। लिखे थे पूरे मार्क का, लेकिन मैम बोर्ड है और बोर्ड में काट लिया गया। स्कूटनी भी करना चाहते थे लेकिन पेरेंट्स मना कर दिए, इसलिए छोड़ दिए। उनके बाद मैम मेरा हिंदी में 92 आया है और बच गया पॉलिटिकल साइंस में 87 आया है मैम। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ कि ओवरऑल आप जैसे आपने भाई एक चैप्टर को आप 10 बार पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, और तो लोग जानना चाहते हैं, स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आखिर कैलाश ने जो इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं वो दिन में कितने घंटे, तो आप मुझे पूरा सुबह से लेकर और शाम तक का अपना टाइम टेबल बताइए कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो सुबह से शाम तक आप कितनी देर पढ़ते थे, क्या रूटीन रहता था आपका? मैम जैसे मैम बचपन में हम बहुत ही मोटिवेशन पे अधिक फोकस करते थे। जैसे कि हम यूपीएससी को जो क्लियर किए हैं, साफिन हुसैन, टीना डाबिन या अन्य कोई, तो उनके हम स्पीच को पढ़ते थे, उनके वीडियो को देखते थे, तो जिससे हमें एक प्रेरणा मिली कि हमें एक सीख मिली कि हमें पूरे लगातार पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम सुबह जगते थे मैम 7:30 में, 7:30 से 12:30 तक लगातार बैठ के मैम पढ़ते रहते थे 5 घंटा। उस बीच में हम कहीं नहीं जाते थे। उनके बाद 1 घंटा के लिए ब्रेक लेते थे, नाश्ता करते थे, उनके बाद हम फिर पढ़ते थे। उस समय मॉडल पेपर बनाते थे 1 घंटा, उसके बाद फिर हम स्नान करते थे, खाना खाते थे, फिर 3 बजे बैठते थे और 6:30 तक पढ़ते थे। उनके बाद फिर घूमने जाते थे, फिर मैम 7:30 में बैठते थे और 11:30 तक पढ़ते थे मैम। इसी तरह मेरा टोटल जो आवर्स हो गए वह 8 आवर्स या कभी कभी 10 आवर्स, कभी कभी 12 आवर्स होते थे, और वह आवर्स हमेशा लगातार होता था। ये नहीं कि 2 घंटा अभी, 2 घंटा फिर कभी, 2 घंटा फिर कभी, जिससे कि मेरा जो है कंसिस्टेंसी जो है वह बिगड़ जाता था, जिससे कि पढ़ाई नहीं कर पाते थे अन्य क्लास में। लेकिन इन क्लास में हम उन चीजों को सीख गए और लगातार पढ़ते थे 5 घंटा 6 घंटा इस तरह से। तो ये बताइए, जैसे आप प्रैक्टिस करने के लिए अपना सब्जेक्ट का मॉडल पेपर खुद बनाते थे आप? यस मैम, पहले तो खुद बनाते थे, उनके बाद टीचर को देते थे कि सर ये आंसर राइटिंग ठीक है सर, तो वो हमें बताते थे कि यहाँ इस तरह से लिखो, यहाँ पे ये स्केच डालो, यहाँ पे ये पॉइंट डालो, जिससे कि हमारा मॉडिफिकेशन और अधिक हो जाता था। और इससे उसमें हम बुक के मटेरियल को और अपना मिलाते थे। उनके बाद ये 3 तरह से मेरा मटेरियल, बुक का मटेरियल और सर का मटेरियल मिल गया, तो जिससे कि मार्क्स कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए अच्छा मार्क्स आया हमें। अच्छा ये बताओ कैलाश, जैसे आपने कहा कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते थे और आप रोजाना कम से कम 8 घंटे तो पढ़ते थे, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते थे, तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि मैम हम भी इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, हम 8-9 घंटे पढ़ते हैं और हम वो बुक्स पढ़ते हैं। तमाम स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि आप जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं ये कौन सी बुक पढ़ते, सबको लगता है कोई सीक्रेट है, कैलाश ने टॉप किया, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ता था। तो देखिए बुक्स तो वही होती हैं और दिन के घंटे भी वही होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है एक जो स्टूडेंट जैसे आप जैसा स्टूडेंट जो टॉप करता है और एक ऐसा स्टूडेंट जो असफल हो जाता है, वो जो नहीं सफल हो पाता, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपको क्या लगता है क्या कमी होती है, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस यही होता है कि जैसे कि एग्जाम में कोई बच्चा हेजिटेट हो जाता है, वो अच्छा से नहीं लिखता है,
उनके बाद मैम वो बुक को पढ़ता है, वही बुक को पढ़ता है और 9 घंटा पढ़ता है, लेकिन उनका माइंड वहाँ पे नहीं रहता है या अन्य कई जगह फोकस कर लेता है माइंड को। तो फोकस जरूरी है मैम, कंटेंट पे फोकस करना है। ये नहीं कि 5 घंटा पढ़े नाम का पढ़े, 5 घंटा पढ़े, लेकिन हमें उसको अच्छी तरह से यूज करना है कि हम क्या पढ़े, क्या लर्न करें, रिवाइज करेंगे। इस तरह से मैम पढ़ना ही सिर्फ काफी नहीं होता है, उन घंटों में हमको ये परखना चाहिए कि हम क्या पढ़े और हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं। अच्छा कैलाश, ये बताओ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि वाकई में बहुत सारे बच्चे 8 घंटे बुक हाथ में लेके बैठे रहते हैं और फिर भी उनके माइंड में वो चीज़ें शायद नहीं जा पाती हैं। तो आप ये बताओ कि आपके माइंड में, मतलब आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड तमाम जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं वो आपके अंदर जाए, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो, जब आपके सामने आंसर बुक हो, तो आप वो चीज़ें वहाँ पर सही सही लिख पाएँ। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? मतलब इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है या बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी, क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है? जैसे कि मैम हम 10th क्लास में ही थे तो कोई भी चीज को रट लेते थे, डायरेक्ट जो भी कंटेंट मिला एग्जाम में पूछा जाने वाला है रट लेते थे। तो हमें रटना नहीं है मैम, हमें उनको समझना चाहिए कि ये क्या है और इसको किस तरह से हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जिससे कि हम एग्जाम में घबराए नहीं। बुक का लैंग्वेज है, बुक दूसरा कोई है, वो हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमारे माइंड में जो चीज बैठ गया है हम अपने माइंड से उन्हें समझ लेंगे और अपने माइंड में कैप्चर कर लेंगे, तो माइंड पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम एग्जाम में हेजिटेट नहीं होंगे और अपने अनुसार क्वेश्चन को लिखेंगे। तो हमें रटना नहीं मैम, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया है कि एग्जाम आने से पहले कुछ बच्चे खूब पढ़ते हैं और लगभग उससे 8 महीने या 7 महीने पहले पढ़ते हैं कि अरे एग्जाम टाइम आएगा, 3 महीना है, काफी है 3 महीना, बट 10 घंटा 12 घंटा पढ़ेंगे तो उसी में हम टॉप कर जाएंगे। इस तरह से अपने माइंड सेटअप करके रखते हैं। तो इस तरह से ये अच्छा हैबिट नहीं है मैम। हमें शुरू से ही लगातार पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे अपने एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ घंटा है लेकिन हमारे घंटा को हम बढ़ाते जा रहे हैं, 7 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 13 घंटा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने माइंड को टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारा माइंड क्या कोई कुछ जज कर पाता है कि नहीं, क्या हमारा माइंड में ये अच्छे तरह से समझ में आया कि नहीं। तो यही हो गया मैम कि हमें कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। रटा हुआ क्वेश्चन लिखने से हम उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील भी नहीं कर पाते हैं और हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को लिखने में हेजिटेट भी हो जाते हैं, जिससे हमारा हैंड राइटिंग बदल जाता है, कंटेंट मिस हो जाता है और हमें अच्छा कैलाश, सेटिस्फेक्शन नहीं बिल्कुल सही रहता है। बात की आपने कैलाश, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ घंटे नहीं गिरने की हमने कितने घंटे पढ़ाई की। मेन बात है सब्जेक्ट को समझना, चैप्टर को समझना और उसको माइंड में रखना और कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एग्जाम के 2 महीने पहले या 4 महीने पहले आप खूब पढ़ रहे हैं और उसके पहले आराम कर रहे थे, लगातार रिवाइज करना। कैलाश ये बताओ, तमाम स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आपने टॉप किया, आप इतने घंटे पढ़ाई करते, इतनी सिंसियर हैं आप, पढ़ाई के अलावा कोई और शौक है आपका? यस मैम, हमें सोचना बहुत ही पसंद है, जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है या हमारे समाज में किस तरह के लोग रहते हैं। हमारे लाइफ को सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, जॉब ले लिए फिर भी हमारा लाइफ लगा रहता है रुपया कमाने में या अन्य कोई चीज में। तो हम अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं कि इस अर्थ पे आए हैं तो हमारा लाइफ क्या है, दूसरों का लाइफ क्या है, इस तरह से। और दूसरा चीज हो गया, मुझे खेलना बहुत पसंद है। खेलने से मेरे टीचर भी बोलते हैं कि हमारा माइंड फास्ट होता है, हमें रिलैक्सेशन मिलता है और रिलैक्सेशन के बाद पढ़ाई करने से हमारा माइंड में अच्छी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट खेलते हैं आप? कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है? मैम मूवमेंट वाला खेल सब अधिक पसंद है, जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, ये सब मैम। अच्छा, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और इतने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे, उस समय आपके माइंड में था कि मैं टॉप कर लूंगा? मैम मैं 10th में टारगेट कर लिया था। 10th में मेरा मैम 471 मार्क है। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल में 2 मार्क काट ले जाने के कारण और बोर्ड के गड़बड़ी के कारण हम मैम टॉप 10 से सिर्फ मैम 3 मार्क्स से छूट गए थे। जिस दिन रिजल्ट आया उसी अगले दिन से मैं ये टारगेट कर लिया था कि मैं 12th में टॉप करूंगा या टॉप 5 के अंदर रहूंगा। अच्छा ये बताओ, यूपीएससी की तैयारी करने क्या आपने मन बनाया? तो अभी ग्रेजुएशन में कहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं?
मैम हम अभी जैसे आप बोले तो हम घर आ गए, लेकिन इससे पहले मैम पटना में रहकर हम मैम डीयू का CUCT का तैयारी कर रहे थे, इंट्रेंस टेस्ट का तैयारी कर रहे थे। हम डीयू में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और ज्योग्राफी को अपना मेन सब्जेक्ट बनाकर UPSC का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं मैम। अच्छा, जैसे आपने, ये बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि आपको अपने फादर से भी प्रेरणा मिलती है कि जो अस्वस्थ होने के कारण, उम्र दराज होने के कारण भी आपके लिए मेहनत कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे थे ताकि आप लोग पढ़ पाएं। अब आप जब आपने तय किया है कि आपको IAS अफसर बनना है, आपका आगे का क्या ड्रीम है? आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, और IAS अफसर बनने का ही आपने क्यों सोचा? मैम मैं उस तरह से फेस किया हूँ, समाज में फेस किया हूँ कि किस तरह से गरीब बच्चों को कठिनाई होती है, उसे ना तो अच्छा टीचर्स का गाइडलाइंस मिल पाता है, स्टडी मटेरियल मिल पाता है ना, और ना उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है जिससे कि उनका जो माइंड है वो अच्छा रहे, उनके बाद वो अनहेल्दी रहता है, या गांव में जो एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। इस तरह से मैं समाज में शुरू बचपन से मैं समाज के सभी एक्टिविटी को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि अगर मैं इस समाज में हूँ तो तभी मैं ये प्रण ले लिया कि हम आगे चलकर IAS ऑफिसर बनेंगे और समाज में एक नया पैटर्न लाएंगे, एजुकेशन का एक नया पैटर्न लाएंगे, लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सरकारी स्कूलों को आज सिर्फ समझा जाता है कि यह एक दाल खिचड़ी चोखा खाने वाला स्कूल है, इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, लेकिन हम इस सोच को बदलेंगे मैम। सरकारी स्कूल में अच्छी तरह से हम एजुकेशन सिस्टम को बिल्डअप करना चाहते हैं। इस तरह से मैं समाज एक समाज में रहता हूँ और समाज के सभी एक्टिविटी को देखते हुए मैम IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और IAS ऑफिसर बनकर ही मैं समाज में मॉडिफिकेशन ला सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा कैलाश, ये बताओ, तमाम बच्चे आपको सुन रहे हैं और जो आप जैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तमाम आर्थिक दुश्वारियां वो फेस कर रहे हैं, तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। इस जब लॉकडाउन था, तमाम बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, या बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि हम बुक्स नहीं खरीद पाए, हमें कोचिंग नहीं मिल पाई। खासतौर पर जो कॉम्पिटिशन की तैयारी बच्चे करते, वो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे तमाम बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, जो इस तरह की दिक्कतों की, खासतौर पे आर्थिक जो दिक्कतें होती हैं या पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसे बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी भी संसाधन है, दूसरे के पास है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बुक्स है, कोचिंग है, स्कूल अच्छा, लेकिन आपके पास सिर्फ स्टडी मटेरियल है तो उन्हीं स्टडी मटेरियल को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े। देखिए कि उन्हें स्कूल में ये इस तरह से पढ़ाया जाता है तो आप एक अलग तरीका से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। और सभी स्टडी, मैं कहता हूँ कि सिर्फ अच्छे पब्लिकेशन के बुक पढ़ने से नहीं होता है। हमारी सरकार हमारे लिए NCERT बुक बनाई है, 1 से लेकर UPSC तक हर एक प्रश्न NCERT बुक पर आधारित रहते हैं और वह एक अच्छे दामों में मिल जाती है और सस्ते दामों में मिल जाती है। तो इसलिए NCERT बुक को ही अधिक से अधिक बार पढ़िए, उन्हें समझिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ, या मैं स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑनलाइन, या अन्य कोई भी बुक के लिए आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ NCERT बुक को अपना बेस बना लीजिए। ये नहीं जरूरी है कि बुक अच्छा पब्लिकेशन का 400 का है और मेरा ये NCERT बुक सिर्फ 20 रुपया का है। 400 बुक में अधिक कंटेंट होगा। उन्हें एक अच्छे टीचर लिखे, प्रोफेसर लिखे, रिनाउंड प्रोफेसर लिखे, अच्छा होगा वो। लेकिन ये NCERT बुक 20 रुपया का है, सस्ता है, इसमें कुछ कंटेंट होगा। इस तरह से हमें अपने माइंडसेट को नहीं बनाना है, हमें अपने माइंडसेट को बदलना है और NCERT बुक को प्रॉपर पढ़ना है और उन्हीं को बेस बनाकर हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल कैलाश, आपने बहुत सही बात की, क्योंकि मैं भी बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यू करती रहती हूँ, चाहे वो नीट के या फिर जेई के या UPSC के टॉपर्स। सब कहते हैं कि NCERT की बुक से ही क्वेश्चन पेपर तैयार होता है और वो बुक ही उनके बहुत काम आती है। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं वो इस बात को समझेंगे कि सिर्फ महंगी किताबें या महंगे लैपटॉप से पढ़ाई नहीं होती है। जब तक आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा नहीं है, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास
स्टडी मटेरियल, आपके पास बुक्स हैं और आपके अंदर एक जज्बा है कि नहीं मुझे टॉप करना है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आप दुनिया की कोई भी परीक्षा आप पास कर सकते हैं। अब कैलाश, वाकई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि ना केवल आपने किताबों को तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अपने समाज को, अपनी जिंदगी को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये बताओ कैलाश, कहीं मैं आपके फादर का इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे कि वो बहुत खुश हैं आपकी कामयाबी से, लेकिन एक फिक्र भी हो रही है कि आगे आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो कहीं जो परिवार की आर्थिक दिक्कतें हैं, आप दिल्ली जाके पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं आपके अंदर भी कोई फिक्र है, कोई चिंता है कि कहीं ये जो आर्थिक मुश्किल है ये आपकी आगे की कामयाबी में कहीं रोड़ा ना बन जाए? मैम, इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छा नहीं है और हमें भी कभी कभी डर लगता है कि इकोनॉमिक कंडीशन के कारण हम यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैम, हम इतना इस पोजीशन तक पहुंच गए हैं तो ये अब हम जिद बना लिए हैं कि जिस तरह से पढ़ना है हमें, चाहे हमें ट्यूशन ही क्यों ना पढ़ाना पड़े, या अन्य सोर्स से या हम खुद मेहनत करके और अपने फादर्स के इनकम से या कोई खेत को गिरवी रख के या अन्य तरीके से मैम पढ़कर हम एक समाज में आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं मैम। बिल्कुल। अच्छा कैलाश, ये बताओ इस रिजल्ट आने के बाद से किस तरह के आपको समाज से रिएक्शन मिल रहे हैं, या आपके फैमिली या तमाम जो आसपास के लोग हैं, क्या किसी ने आपको मदद करने का वादा किया है? किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं आपको? अभी तक तो मैम नहीं, जैसे कि अन्य टॉपर से, जैसे कि सोनाली कुमारी से हम जैसे यूट्यूब पे उनको देखे तो वह बोले कि हमसे वीडियो मिलने आए, डीएम मिलने आए, एमपी आए, लेकिन अभी तक मुझसे कोई नहीं मिलने आए हैं मैम। हमारे समाज के लोग ही हमसे मिले हैं और हमें मोटिवेट किए हैं कि तुम अच्छी तरीके से पढ़ो, कोई भी अगर इकोनॉमिक हेल्प की जरूरत होगी या किसी भी तरह की जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा ये बताओ, तमाम सारे लोग आपको सुन रहे हैं कैलाश, आप जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो आपके एरिया के जनप्रतिनिधि हैं, आप उनसे किस तरह की मदद चाहते हैं? मैम, मैं तो दोनों मदद चाहता हूँ, मेंटल और इकोनॉमिकल। क्या कि अगर हमें मिल जाता है ये तो हमें फिर इकोनॉमिक कंडीशन का एक फिक्र ही नहीं रहेगा, मैं फ्री हो जाऊंगा और फ्री माइंड से मैं अच्छी तरह से अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को सिर्फ निकाल ही ना लूं, इसी तरह से रैंक लाऊं कि जिस तरह से मैंने 12th में रैंक लाया है। बिल्कुल। अब कैलाश, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा और आपने तमाम विषयों के बारे में जानकारी दी और मुझे लगता है तमाम जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी। अब मैं इस इंटरव्यू की लास्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, एक टॉपर स्टूडेंट होता है, आपको क्या लगता है कि वो 2-3 ऐसे की फैक्टर कौन से होते हैं जो एक स्टूडेंट को इतना कामयाब बनाते हैं? आर्ट साइड में पूरे राज्य में टॉप करना बहुत बड़ी कामयाबी है। आखिर आपने पढ़ाई की 2 साल और फिर आपने ये क्लियर किया, आपने टॉप किया है। ऐसे 2-3 फैक्टर हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए, वो क्या चीजें होती हैं जो आपको टॉपर बनाती हैं? पहली मैम जो होती है सिचुएशन, हर एक का सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उनका सिचुएशन किस तरह से। जैसे मैं सोचता था कि अगर मैं टॉप कर जाता हूँ तो सरकार तो देती है 1 लाख रुपया, लैपटॉप दे देती है और कुछ अन्य चीजें देती है जिससे कि पढ़ने में हमें मदद मिलती है। तो पहला जो हमें मैम लालच था एक तरह का, वह तो इकोनॉमिक हेल्प का था लालच मैम। दूसरा था कि हमारा मैम माइंडसेट, हम शुरू से ही अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाकर रखे हैं कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो हमारा माइंडसेट पर ही हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर हम माइंडसेट बना लिए कि हमें टॉप करना है तो हम टॉप करेंगे। हर एक क्लास में हम यही माइंडसेट बना के रखे थे कि हमें रैंक अच्छा लाना है। इसी तरीके से मैं 9th में भी टॉप किया था अपने क्लास में, 10th में भी मेरा पूरे बिहार में 12th रैंक था और इसमें तो मैं प्रथम रैंक प्राप्त किया हूँ, जिससे कि मैं खूब अच्छी तरह से मैं मोटिवेट हो गया हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं यूपीएससी भी निकाल कर अपने लाइफ को एक इजी बनाऊं और अपने लाइफ को बहुत ही स्मूथ बनाऊं। और सिर्फ अपने लाइफ को ही नहीं, हम अपने जैसे हर एक वर्ग के बच्चों के लाइफ को स्मूथ बनाऊं, उन्हें हर एक तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराऊं जिससे कि हमारी जो कठिनाई है उन तक न पहुंचे, वह उन कठिनाइयों से मुक्त रहे। कैलाश, आजकल आपके पापा की सेहत कैसी है?
सेहत तो अभी मैम ठीक नहीं है, अभी भी गोली खाते हैं या अन्य तरह की मेडिसिन लेते हैं, तो इस तरह से मैम वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कामयाबी को देखकर खूब उत्साहित हैं और अभी वह चाहते हैं कि जितना मैं कमाता था उससे भी अधिक कमाऊं। और उनमें जो अभी वह बोला है कि कठिनाई है उन्हें पढ़ने में, उन कठिनाइयों को मैं मुक्त कर दूं, उन तो कठिनाइयों पापा से उन्हें आजकल क्या मुक्त कर कर रहे हैं? दूं। खेतों में काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं पापा? एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं मैम, जैसे पेट्रोल पंप पे तो अब रहते नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाकर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। और मैम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, माँ भी सहयोगी बनती है, वह भी खेतों में काम करती है और उनसे इनकम अच्छा, मम्मी भी खेतों में काम हेल्प कर, मिलता है मैम। आजकल मम्मी मम्मी खेतों में काम कर रही हैं? यस मैम, अभी गई है मैम। फसल कटाई चल रही है इस समय? यस मैम। ओके। और आपकी बहनें किस क्लास में पढ़ती, बहनों के बारे में बताइए। एक बहन का तो मैम शादी हो गया है और एक बहन मैम 8 क्लास में हूँ। मैं उन्हें अच्छी तरह से गाइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगली बार वह आपके सामने हो मैम, मेरे तरह इंटरव्यू दे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हारी बहन भी टॉप करे, और यूपीएससी के लिए भी मैं बिल्कुल आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ, बेस्ट विशेस दे रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि तुम यूपीएससी भी टॉप करोगे और एक बार फिर मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो आपका सपना है, आप जो दिल्ली जाके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, ये भी आपका जो सपना है जरूर पूरा होगा। तो ये थे कैलाश कुमार, और मुझे उम्मीद है कि कैलाश की कहानी आप तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगी। इसके अलावा अगर आप कैलाश कुमार जैसे किसी और स्टूडेंट को जानते हैं और आपको लगता है कि उनकी कहानी समाज के सामने आना चाहिए, तो आप मुझे बताएं, ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बताएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे स्टूडेंट के बारे में लिखें, अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मुझे दे। मैं कोशिश करूंगी कि उनसे बात करूं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल सके। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।